है, आपकी नज़र बहुत तेज़ है ओल्ड मास्टर ले। इस पर लेई क्यानजुए एकदम पागल से हो जाते हैं और ये फान के कंधे पकड़कर कहते हैं, ये टेक्निक खुद किंग ऑफ हेल से भी जान छीन सकती है। वो इतने हैरान है कि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा और वो पूछते हैं कि तुम 5 साल तक बेवकूफ़ बने रहे, तो भला तुम्हारे पास ये कैसे हो सकती है। ये फान की बातें सुनकर लेई क्यानजुए एकदम से चौंक जाता है और उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। वो हैरानी से उससे पूछता है, वेट, 5 साल पहले साउथ वेस्ट रीजन में एक यंग मेडिकल प्रोडिजी नजर आया था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है और हड्डियों पर मांस वापस ला सकता है। फिर वो बिना किसी निशान के गायब हो गया, क्या तुम वो थे? ये सुनकर ये फान बिल्कुल शांति से कंफर्म करते हुए जवाब देता है, हाँ मैं वही था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 5 साल बाद भी किसी को मेरा पुराना एलियस याद होगा। जैसे ही ये फान ये सच बताता है, लेई क्यानजुए बिना एक पल गवाए उसके आगे घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है और वो पूरी रिस्पेक्ट के साथ कहता है, डिसाइपल लेई क्यानजुए, मास्टर को उनकी टीचिंग्स के लिए थैंक्स बोलता है। लेई क्यानजुए को ऐसे घुटनों पर देखकर ये फान एकदम से हड़बड़ा जाता है और उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहता है, ओल्ड मास्टर लेई, ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज उठ जाइए। लेकिन ले क्यानजुए के चेहरे पर सीखने का एक अलग ही जुनून नजर आता है और वो कहता है, 5 साल पहले आपकी मेडिकल स्किल्स पहले से ही इतनी थी कि आप मेरे मास्टर बन सकें। अब जब आपने मुझे गोस्ट वैली 13 नीडल सिखा दी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके साथ रहकर आगे सीखता रहूं। ये फैन थोड़ा सोचता है और फिर ये बात मान जाता है। ठीक है, तुम मुझे प्राइवेट में मास्टर बुला सकते हो, लेकिन दूसरे लोगों के सामने मुझे सिर्फ ये फैन कहना, मेरा कवर मत ब्लो करना। ये सुनकर ले क्यानजुए खुशी से फूला नहीं समाता और मास्टर को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, यस मास्टर, और मन में सोचता है, अब मेरे पास स्टडी करने के लिए अनगिनत मेडिकल फॉर्मूलाज होंगे। माहौल थोड़ा शांत होने पर ले क्यानजुए एक जरूरी सवाल करता है, तो फिर मास्टर की हालत के बारे में मैं जनरल यू और मिस ईक्शवे को क्या बताऊं? इस पर यह फैन एक स्ट्रैटेजी बनाते हुए जवाब देता है, ये अफवाह फैला दो कि मेरी हालत धीरे धीरे सुधर रही है और मैं वक्त के साथ पूरी तरह से रिकवर हो जाऊंगा। इस तरह से पर्दा के पीछे जो मास्टरमाइंड्स हैं वो जरूर अपना कंपोजर खो देंगे और उन्हें एक्ट करने पर मजबूर होना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है एल्डर जैंग्स रेजिडेंस की तरफ, जहां एल्डर जैंग गुस्से में अपना आपा खो बैठता है और जोर से चिल्लाता है, यूजलेस इडियट्स का एक झुंड। वो अपना गुस्सा निकालते हुए आगे बोलता है, इतने सारे लोगों ने ले क्यानजुए को रोकने की कोशिश की, फिर भी उनमें से हर एक को एक ही बार में साफ कर दिया गया। अब ये फैन के पास सच में रिकवर होने का मौका है और एक बार वो ठीक हो गया तो ये फैमिली को फिर से उठने से कोई नहीं रोक पाएगा। एल्डर को इतना भड़कते देखकर उसका एक चमचा उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, प्लीज काम डाउन एल्डर। ले क्यानजुए ने सिर्फ इतना कहा है कि एक मौका है, फाइनल आउटकम अभी भी अनसर्टेन है। ये सुनते ही एल्डर जैंग और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है। अनसर्टेन? अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होते तो क्या ले क्यानजुए ये रेजिडेंस में इतना बड़ा बैंक्वेट होस्ट करने की हिम्मत करते? यून सिटी के सारे इन्फ्लुएंशियल लोग वहां होने वाले हैं और तुम मुझे कह रहे हो कि ये अनसर्टेन है। ये फैन सिर्फ 15 साल की उम्र में ही ग्रेट सिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडिजी था। अगर वो सच में रिकवर हो जाता है तो और भी ज्यादा लोग ये फैमिली को सपोर्ट करने के लिए दौड़े चले आएंगे। एल्डर की ये बात सुनकर उसका दूसरा खास बंदा आगे आता है और कहता है, एल्डर, ऐसा लगता है कि हमें प्रॉब्लम को उसकी जड़ से ही खत्म करना होगा, वरना हमारा प्लान जरूर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। एल्डर जैंग उसकी आंखों में देखते हुए ऑर्डर देता है, ऑल राइट, ध्यान रखना कि ये काम ढंग से हो जाए, इस बार तुम इसे पर्सनली हैंडल करोगे। वो बंदा एक खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा एल्डर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सू यिक्शुए के घर में, जहां ये फैन बिल्कुल बच्चों की तरह उससे चिपक कर बड़े प्यार से कहता है, यिक्शुए माय वाइफ, बिल्कुल चिंता मत करो, शाओ फैन बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। सू यिक्शुए उसकी मासूमियत पर मुस्कुराती है और उसके सर पर हाथ फेरती है। शाओ फैन, तुम्हें अपनी मेडिसिन ढंग से लेनी चाहिए, ओके? इस तरह तुम और भी फास्ट रिकवर हो जाओगे। और ये देखकर यू लिंगलोंग वहां आ जाती है और सू यिक्शुए से थोड़ा शक करते हुए पूछती है, यिक्शुए, तुम दोनों ने अभी तक नहीं किया ना? यू लिंगलोंग की ये बात सुनते ही सू यिक्शुए एकदम शर्मा जाती है और हाथ हिलाते हुए कहती है, सिस्टर लिंगलोंग मत पूछो। उसकी ये हालत देखकर यू लिंगलोंग हैरान होते हुए कहती है कि इसमें शर्माने वाली क्या बात है? क्या हमने शाओ फैन से इसीलिए शादी नहीं की ताकि वो अपना ब्लड लाइन आगे बढ़ा सके? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? इसी मोमेंट पर यह फैन अचानक यू लिंगलोंग के पास आ जाता है और मुस्कान के साथ पूछता है, क्या वाइफ लिंगलोंग को भी ये चाहिए? वो यू लिंगलोंग को पकड़ लेता है और कहता है, मेरे साथ सोना सच में बहुत आरामदायक लगता है, तुम्हें पता है ना? ये सुनते ही यू लिंगलोंग का चेहरा लाल हो जाता है और उसे हटाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे ऐसे टच करना बंद करो। और यू लिंगलोंग उसे खुद से दूर ढकेलती है और चिल्लाती है, इसके बजाय जाकर अपनी यीशुए के साथ सो जाओ, अभी मेरी बारी नहीं आई है। ये देखकर ये फैन हंसने लगता है और ताना मारते हुए चिल्लाता है, लिंगलोंग वाइफ शर्मा रही है, वो शर्मा रही है। इसके बाद यू लिंगलोंग रूम से बाहर निकल जाती है और सोचने लगती है कि ये तो बस एक छोटा सा टच था, पर ये ऐसा क्यों फील हो रहा है। वो आगे सोचती है कि वो ब्रैट ये फैन उसने ये जानबूझकर किया है। वो चालाक छोटा शैतान कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच में ठीक हो चुका है। कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है और ये फैन कार में बैठकर सियाहो को ऑर्डर देता है, यून सिटी के सेंट्रल ब्रिज की तरफ चलो।
सिया हो उसे रास्ते में अलर्ट करते हुए बताता है कि वैंग फैमिली पहले से ही यून सिटी के सेंट्रल ब्रिज पर इंतजार कर रही है। वो आगे बताता है कि ऊपर से तो ये एक रैंसम एक्सचेंज लग रहा है, पर असलियत में वो वहां सिर्फ तुम्हें मारने के लिए आए हैं। सिया हो आगे पूछता है कि यंग मास्टर, ये क्या आप खुद एक्शन लेंगे और वैंग जोंग को उसके सन से मिलने स्वर्ग भेज देंगे? ये सुनकर ये फैन थोड़ा मुस्कुराता और कहता है कि इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। वो आगे खुलासा करता है कि मैंने पहले ही उस मास्टरमाइंड के साथ मीटिंग फिक्स कर ली है जिसने मुझे ही मारने के लिए 2 बिलियन दिए हैं। ये फैन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि अब हमें बस आराम से बैठना है और इन 2 शेरों की लड़ाई देखनी है। इसके बाद सीन पहुंचता है यून सिटी के सेंट्रल ब्रिज पर, जहां वैंग जोंग अपने गुंडों के साथ झाड़ियों में छुपा होता है। वो गुस्से में अपने आदमियों को इशारा करते हुए कहता है, सब लोग तैयार रहो, जैसे ही वो हरामी यहां दिखेगा हम। तभी अचानक वैंग जोंग का फोन बजता है और उसमें उसके सन वैंग चाओ की एक जख्मी हालत वाली फोटो आती है। उस मैसेज में लिखा था, फादर, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा, वो मुझे मारने वाले हैं, मैंने अपना फोन किडनैपर की पॉकेट में डाल दिया है, आपको मेरा बदला लेना ही होगा। ये मैसेज पढ़ते ही वैंग जोंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो चिल्लाता है, कमीने की औलाद, उस नंबर पर कॉल करते रहो, एक बार मुझे वो हरामी मिल जाए मैं उसे अपने हाथों से चीर दूंगा। इसके बाद कार में ये फैन को दिखाया जाता है जिसके पास वैंग चाओ का फोन होता है। वो फोन की स्क्रीन को देखता है जहां लिखा होता है, ये डिवाइस 10 मिनट बाद अपने आप ऑन हो जाएगा। फिर आगे वो कहता है, एक आखिरी मेन कैरेक्टर स्टेज पर आने वाला है। इसके बाद आगे से एक कार आती देख ये फैन थोड़ा चौंक जाता है और उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखता है क्योंकि वो कार स्यू फैमिली की होती है। वो गुस्से में चिल्लाता है, तो ये सच में स्यू फैमिली ही है? मेरे ग्रैंडपा ने उन्हें अपने खुद के फैमिली की तरह समझा और उन्होंने ये किया। और उस कार के अंदर स्यू डोंग बैठा होता है जिसे देखकर ये फैन अचानक रास्ते के बीच में आ जाता है और दोनों हाथ फैलाकर उसे रोकने की कोशिश करता है और चिल्लाता है, रुको, कार रोको। ये देखकर स्यू डोंग गुस्से में ब्रेक्स लगाता है और चिल्लाकर कहता है, ए क्या तुम मरना चाहते हो, रास्ते पर ध्यान दो। लेकिन तभी उसकी नजर ये फैन पर पड़ती है और वो शॉक होकर कहता है, रुको, ये फैन? ये सुनते ही ये फैन तुरंत बच्चा बनने की एक्टिंग शुरू कर देता है और अपना सर खुजाते हुए कहता है, ब्रदर डोंग, मैं खो गया हूं, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। वो आगे बढ़कर स्यू डोंग का हाथ पकड़ लेता है और मासूमियत से पूछता है, क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हो? इसी मोमेंट पर जब स्यू डोंग का ध्यान भटकता है, ये फैन चुपके से वैंग चाओ का फोन स्यू डोंग की पॉकेट में डाल देता है और तभी स्यू डोंग चिढ़ जाता है और ये फैन को गुस्से में जोर से पीछे धक्का देते हुए कहता है, कितने अनोइंग हो, निकलो यहां से। वो ये फैन को वहीं रास्ते पर छोड़कर कार लेकर निकलते हुए गुस्से में कहता है, बस यहां खड़े होकर इंतजार करो, शायद कोई तुम्हें भूख से मरने से पहले बचा ले। स्यू डोंग को आके जाते देख ये फैन का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो जाता है और वो उसे घूरते हुए ठंडे दिमाग से कहता है, बदकिस्मती से तुमने वो मौका गवा दिया जो मैंने तुम्हें दिया था। उधर स्यू डोंग की पॉकेट के अंदर वैंग चाओ का फोन अचानक ऑन होने लगता है और स्क्रीन पर टर्निंग ऑन का मैसेज दिखता है। ये सब जानते हुए ये फैन मुस्कुराता है और कहता है, अपनी खुद की कब्र में सीधा चलकर जाने का यही अंजाम होता है। अब सीन शिफ्ट होता है यून सिटी के सेंट्रल ब्रिज के पास, जहां शू डोंग कार से उतरकर चारों तरफ देखता है और चिल्लाता है, सर, मैं यहाँ आ गया हूँ, जैसा आपने कहा था, अब कहाँ है? और इधर शू डोंग फैन ये को ढूंढ रहा होता है ताकि वो ये फैन को मार सके, लेकिन वहीं पास में वैंग जोंग अपने बंदों के साथ झाड़ियों में छुपा होता है और शू डोंग को इतनी रात को वहां देखकर वो एकदम शॉक हो जाता है और हैरानी में पूछता है, शू डोंग, ये फैमिली का अडॉप्टेड बच्चा, वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? उसकी ये बात सुनकर उसका सबॉर्डिनेट थोड़ा आगे बढ़कर शू डोंग को गौर से देखता है और कहता है, ऐसा लगता है कि वो यहाँ किसी से छुपकर मिलने आया है। और तभी आगे से वैंग जोंग गुस्से में लाल होकर अपने बंदों को चिल्लाकर ऑर्डर देता है, इसे भूल जाओ, कॉल करते रहो, मैं उस हरामी को आज रात किसी भी हाल में मार दूंगा। उसकी ये बात सुनते ही उसके बंदे लगातार फोन लगाने लगते हैं, लेकिन स्पीकर से वही सुनाई देती है, आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच्ड ऑफ है। हर बार वही आवाज सुनकर वैंग जोंग का एक बंदा घबराते हुए कहता है, अभी भी स्विच्ड ऑफ है। ये सुनते ही वैंग जोंग अपना आपा खो देता है और गुस्से में चिल्लाता है, फक। तभी अचानक एक बंदे के फोन पर सिग्नल ब्लिंक करने लगता है और वो खुशी से चिल्लाता है, कॉल लग गई। ये सुनकर वैंग जोंग तुरंत पूछता है, कहाँ? इसी मोमेंट पर दूसरी तरफ खड़े सू डोंग की पॉकेट में वैंग चाओ का फोन बजने लगता है। तभी सू डोंग हैरानी में फोन निकालता है और अपने मन में सोचता है, ये किसका फोन है, ये मेरे पास कैसे आया? वो डरते हुए कॉल उठाता है और पूछता है, हेलो, तुम कौन हो? तो इधर सू डोंग को अपने सन का फोन कान से लगाए देखकर वैंग जोंग का दिमाग घूम जाता है और वो चीखता है, वो हरामी तो ये सू डोंग था, सब लोग अटैक करो। और सभी के सभी